वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान अध्याय 2 महासागर एवं महाद्वीप पढ़ेंगे। पृथ्वी के विशाल जल और भूभागों का हम अध्ययन इसमें करेंगे। सबसे पहले हम एक परिभाषा देखते हैं जो जूल्स वर्न ने 1870 में दी थी कि महासागर ही सब कुछ है। यह पृथ्वी के 7/10 भाग पर व्याप्त है, यानी 70% भूभाग पर पृथ्वी के 70% हिस्से पर जल है, महासागर है। संसार का आरंभ महासागरों से हुआ है और कौन जानता है कि इसका अंत इसी में न हो। यानी संसार का जो आरंभ है वो महासागरों से हुआ और हो सकता है इसका अंत भी महासागरों की वजह से ही हो। नीला ग्रह, जल और भूमि का संतुलन। जैसा कि हमने बताया कि 7/10 यानी लगभग 70% भूभाग पर जल है। महासागरों से ढका हुआ भाग है। ये अंतरिक्ष से ये नीला ग्रह दिखता है, यानी पानी की वजह से ही अंतरिक्ष से देखने पर हमारा ग्रह जो पृथ्वी है वो नीला दिखता है, क्योंकि 70% हिस्से पर सिर्फ जल है। 1/4 भाग यानी लगभग 30% भूमि का भाग या भूखंड या महाद्वीप है, यानी 70% महासागर है और 30% ही भूखंड यानी ज़मीन के टुकड़े यानी महाद्वीप है। गोलार्धों का असंतुलन, यानी महासागर और भूखंड उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में समान रूप से वितरित नहीं है। ये उत्तरी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध स्थल प्रधान है, यानी इसमें महाद्वीप ज़्यादा है। महाद्वीप या भूखंड प्रधान है, या भूखंड का प्रतिशत अधिक है, यानी 60% भूमि उत्तरी गोलार्ध का 60% भूमि यानी भूखंड है, महाद्वीप हैं, और 40% जल है यानी महासागर है। परंतु दक्षिणी गोलार्ध में जो दक्षिणी गोलार्ध है वो जल प्रधान है और 80% जल है। सिर्फ 20% भूभाग पर ही भूखंड या महाद्वीप हैं। बाकी जितना भी ये नीला है ये क्षेत्र पूरा जल से घिरा हुआ है, महासागर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी के 5 महासागर। सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। ये है प्रशांत महासागर, ये सबसे बड़ा है। दूसरा है अटलांटिक महासागर, यानी ये जो है ये अटलांटिक महासागर है। तीसरा जो है वो है हिंद महासागर। चौथा महासागर है दक्षिणी महासागर और पांचवा है आर्कटिक। ये पांचवा है, ये आर्कटिक महासागर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक असीमित जल राशि, यानी 5 महासागरों का सीमांकन केवल मानव सुविधा के लिए है। वास्तव में समुद्री जल विभिन्न महासागरों में स्वतंत्र रूप से बहता रहता है, जो समुद्री जीवन को समृद्ध करता है। यानी जो महासागर हैं वो असीमित जल राशि है, इस पृथ्वी पर असीमित जल राशि का हिस्सा है। और हमने जो इस असीमित जल राशि को 5 महासागरों में बांटा है, ये केवल हमारी सुविधा के लिए बांटा है। वास्तव में इनके बीच में ऐसी कोई सीमा रेखा या बाउंड्री नहीं है और इन महासागरों का जल आपस में मिलता रहता है। प्रशांत महासागर का, अटलांटिक महासागर का, हिंद महासागर का, सभी महासागरों का जल आपस में एक दूसरे से मिलता रहता है, क्योंकि प्राकृतिक जगत किन्हीं भी सीमाओं का पालन नहीं करता। आइए देखते हैं भूखंड और महाद्वीप में क्या अंतर है। भूखंड पृथ्वी के सतह का वह भाग जो जल से ऊपर है, और महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट भूमि के एक बड़े निरंतर विस्तार को महाद्वीप कहा जाता है। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, ये महासागर या जल राशि है। इससे उठा हुआ जो भाग है, छोटा सा ये जो भाग है, इसे हम भूखंड कह सकते हैं, लैंड मास कह सकते हैं। लेकिन यही भूखंड जब निरंतर विस्तारित होता है, यही भूखंड बहुत बड़े क्षेत्र पे फैला हुआ रहता है, तो उसे हम महाद्वीप कह देते हैं। यानी ज़मीन का जो छोटा सा हिस्सा है वो भूखंड होता है, और जो ज़मीन का बहुत बड़ा भूभाग होता है वो महाद्वीप होता है, जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ रहता है। यानी महाद्वीप और महासागर मिलकर पृथ्वी की जलवायु और जीवन का निर्माण करते हैं। यानी महाद्वीप और महासागर दोनों मिलकर ही पृथ्वी की जलवायु और जीवन का निर्माण करते हैं। महासागरों की गिनती 4 से 7, यानी महासागर 4 भी मानते हैं और 7 भी मानते हैं, यद्यपि जो मानक महासागरों की संख्या है वो 7 ही है। चलिए अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। 4 महाद्वीप, अफ्रीका, यूरेशिया, अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ये भूगर्भीय दृष्टिकोण से जो है 4 महाद्वीप माने गए हैं। अफ्रीका और यूरेशिया एक ही प्लेट के हिस्से माने जाते हैं, अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। आगे देखते हैं 5 महाद्वीप।
यानी अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरेशिया। यानी दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को एक ही माना जाता है और ऑस्ट्रेलिया और यूरोप और एशिया को एक ही माना जाता है। ये चिन्ह देख के क्या बता सकते हैं कि 5 गोले जो हैं वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जो 5 सर्किल्स हैं ये ओलंपिक के चिन्ह हैं और ये 5 सर्किल्स जो हैं वो 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 6 महाद्वीपों की थ्योरी क्या है देखते हैं। अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। यानी यूरोप और एशिया को इन्होंने एक ही मान लिया। और जो सर्वाधिक प्रचलित परिभाषा है वो यही है कि विश्व में 7 महाद्वीप है और यही स्टैंडर्ड महाद्वीप माना जाता है। यूरोप और एशिया को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से अलग अलग ही माना जाता है, क्योंकि यूरोप और एशिया सांस्कृतिक कारणों से और ऐतिहासिक कारणों से भी अलग अलग रहे हैं, इसलिए ये अलग अलग हैं, ना कि एक हैं। तो इस प्रकार से कुल महाद्वीप जो है वो 7 ही है। 7 महाद्वीपों को संक्षेप में देखते हैं। जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप, जो है सबसे बड़ा है। उसके बाद अफ्रीका आता है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका आता है, फिर दक्षिणी अमेरिका आता है, फिर अंटार्कटिका आता है, फिर यूरोप आता है और फिर ऑस्ट्रेलिया। जल का वितरण और जल संकट। चलिए एक प्रश्न पर विचार करते हैं कि जब पृथ्वी पर जल प्रचुर मात्रा में है तो फिर जल संकट की चर्चा क्यों हो रही है। चलिए देखते हैं। अलवणीय जल, यानी ये जो बूंद का जो इतना सा हिस्सा दिखता है, मीठे पानी का हिस्सा बहुत ही कम है, अत्यंत कम है। ये हिमनद यानी जो बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है, नदियों, झीलों और भूमिगत जल के रूप में उपलब्ध है। लवणीय जल यानी जो पीने योग्य नहीं है, जिसमें लवण की मात्रा ज़्यादा है, जिसे सॉल्ट वाटर भी कहता है। और ये फ्रेश वाटर है, यानी ये पेयजल है, ये पीने योग्य है, पीने योग्य हैं। अधिकांश जल महासागरों में खारे रूप में है, यानी इसमें सॉल्ट ज़्यादा है, जो सीधे मानव उपयोग के लिए अनुपयोगी है। यानी जो महासागरों का जो जल है वो मानव के पीने के लिए योग्य नहीं है। सिर्फ बहुत ही कम प्रतिशत जो है मनुष्य के लिए पीने योग्य है। यानी पृथ्वी के जो 70% हिस्से पर जल है, उसमें से केवल 2-4% ही पीने योग्य जल है। इसीलिए हम जल वितरण और जल संकट के बारे में चर्चा करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। समुद्री जीवन की गहराई। अंटार्कटिक बर्फ पर पेंगुइन पाए जाते हैं। समुद्र के जो ऊपरी जल स्तर होता है कम गहराई वाला, उस पे समुद्री शैवाल, एल्गी और छोटे पौधे पाए जाते हैं। थोड़ी ज़्यादा गहराई पे परवाल भित्ति यानी जो कोरल रीफ्स होते हैं, जिसमें सेंडिमेंट्स जमा हो जाते हैं, जिसमें एक छोटा सा सिस्टम जनरेट हो जाता है। थोड़ी बहुत घास वगैरह उग जाती हैं, कुछ छोटी मोटे जीव मछलियाँ वहाँ आसपास में विकसित हो जाते हैं। परवाल भित्ति, डॉल्फिन, रंग बिरंगी मछलियाँ, डॉल्फिन वगैरह ये थोड़ी कम गहराई में रहती है। फिर आता है सबसे ज़्यादा अधिक गहराई पे, इसे स्पर्म व्हेल कहते हैं। और शार्क और रहस्यमय जीव, यानी जो अभी तक हो सकता है अपने अध्ययन से परे हो, ये समुद्र की गहराइयों में रहते हैं। स्पर्म व्हेल हो गए, खतरनाक शार्क हो गई, और भी जो रहस्यमय जीव होते हैं उस अत्यंत समुद्र की अत्यंत गहराइयों में रहते हैं, यानी लगभग 2000 मीटर 2500 मीटर की गहराई तक रहते हैं। चलिए देखते हैं सुनामी कैसे आती है। सुनामी है महासागर की प्रचंड शक्ति। सुनामी का कारण क्या होता है, चलिए समझते हैं कि महासागर में तीव्र भूकंप या ज्वालामुखी का फटना। महासागर में कहीं पर अगर तीव्र भूकंप आ जाए या कहीं ज्वालामुखी फट जाए समुद्र के अंदर, तो क्या होता है, उससे शक्तिशाली लहरों का निर्माण होता है। यानी भूकंप या ज्वालामुखी से जो कंपन उत्पन्न होता है, इससे जल में शक्तिशाली लहरें उठती है। ये आप देख रहे हैं लहरें उठ रही है। ये लहरें तटों से और समुद्र के आसपास वाले क्षेत्रों से टकराती है और व्यापक जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे भारी विनाश उत्पन्न होता है। ऐसी एक सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में इंडोनेशिया में भूकंप के कारण, जिससे 13 देश प्रभावित हुए थे और लाखों जानें गई थी। सुरक्षा के क्या उपाय किए गए थे। हिंद महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली, अर्ली वार्निंग सिस्टम अपनाया गया और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया। सूक्ष्म भूगोल। द्वीपों का समूह। इसमें हम द्वीपों के बारे में पढ़ेंगे कि द्वीप क्या होता है। वह भूखंड जो चारों ओर जल से घिरा हो। महाद्वीप भी जल से घिरे होते हैं, लेकिन इनका आकार बहुत विशाल होता है। यानी महाद्वीप भी चारों ओर से जल से घिरे हुए रहते हैं और द्वीप भी चारों ओर से जल से घिरे रहते हैं, परंतु द्वीपों का जो क्षेत्रफल होता है वो महाद्वीपों की अपेक्षा छोटा होता है।
ये छोटे भूखंड होते हैं और महाद्वीप जो है वो बड़े भूखंड होते हैं। ग्रीनलैंड के बारे में पढ़ते हैं। ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। यानी ग्रीनलैंड महाद्वीप नहीं है, सिर्फ द्वीप ही है, लेकिन फिर भी इसका जो है क्षेत्रफल बड़ा है। कितना बड़ा है कि ग्रीनलैंड का आकार समझने के लिए आपको भारत के सबसे बड़े 10 राज्यों के क्षेत्रफल को जोड़ना पड़ेगा। यानी भारत के जो सबसे बड़े 10 राज्य हैं उनके क्षेत्रफल के बराबर जो है ये ग्रीनलैंड है। ये 10 राज्य जो है कौन कौन से होंगे? राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, केरला, आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु। इन सभी राज्यों को जोड़ें तो ग्रीनलैंड के बराबर उनका क्षेत्रफल होगा। यानी ग्रीनलैंड जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है। अब भारत के द्वीप समूह के बारे में पढ़ते हैं कि भारत में कितने द्वीप समूह हैं। भारत के जो द्वीप समूह हैं उनको 2 भागों में बांटा जाता है, पश्चिमी और पूर्वी। भारत में कुल 1300 से अधिक द्वीप हैं। आप देख रहे हैं 1300 से अधिक द्वीप समूह हैं। इसमें से कुल जो है कई नदी द्वीप भी हैं जो नदियों के द्वारा बनाए हुए द्वीप हैं और बाकी समुद्री द्वीप हैं। पश्चिम के जो द्वीप हैं उनका स्थान जो है वो है अरब सागर, अरब सागर में है। और जो प्रमुख द्वीप समूह हैं इनमें लक्षद्वीप समूह, यानी इसमें छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं और इनको हमने नाम दे दिया लक्षद्वीप समूह। पूर्व में ये जो बंगाल की खाड़ी है, इसे हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं, इसमें अपना द्वीप समूह है जिसे हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। इसमें छोटे छोटे द्वीप हैं, ये सभी भारत के द्वीप हैं। इसमें ये छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, ये अंडमान और निकोबार हैं और इधर लक्षद्वीप समूह है। अब हम भारत के जो कुछ खोज और अन्वेषण कार्य हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि 1981 में भारत अंटार्कटिका कार्यक्रम का आरंभ करता है। यानी भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम का आरंभ 1981 में होता है। 1983 दक्षिणी गंगोत्री पहला भारतीय वैज्ञानिक बेस स्थापित किया जाता है। यानी अंटार्कटिका जो कि हिम महाद्वीप है, यहाँ पर पूरा बर्फ़ जमा हुआ है और इस महाद्वीप पे पाए जाते हैं अपने पेंगुइन। यहाँ के जो दक्षिणी गंगोत्री क्षेत्र है वहाँ पे पहला भारतीय वैज्ञानिक बेस स्टेशन बनाया गया। लगभग 40 वैज्ञानिकों का दल जलवायु और पर्यावरण के विकास पर शोध कर रहा है। यहाँ आवास, पुस्तकालय और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। यानी जो अंटार्कटिका महाद्वीप है इसका प्रयोग हम वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अन्वेषण के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। और ये अत्यंत ठंडा क्षेत्र है और चारों तरफ से इसके बर्फ़ है और बर्फ़ जमी हुई बर्फ़ में ये है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पृथ्वी के फेफड़े और जीवन का आधार। यानी महासागर और महाद्वीप अलग नहीं है, वे एक साझा पर्यावरण का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे महासागरों से वाष्प के रूप में जल बूंदें उठती है, बादल बनती है, बरसात होती है। ये बरसात यहाँ पे भूखंड यानी महाद्वीपों पे गिरती है, पेड़ पौधे महाद्वीप है, फिर यहाँ से बरसात गिरती है, फिर यहाँ से नदियाँ बनती हैं, फिर यही नदियाँ मिल के वापस आके महासागरों में मिल जाते हैं। यानी महासागर और महाद्वीप परस्पर एक दूसरे के सहयोग से चलते हैं और ये चक्र जो है बना रहता है, जिसे हम जल चक्र कहते हैं। कि महासागरों के बिना वर्षा नहीं होगी और महाद्वीप निर्जीव मरुस्थल बन जाएंगे। यानी महासागरों के बिना वर्षा नहीं होगी और महाद्वीप जो हैं वो निर्जीव मरुस्थल बन जाएंगे। अगर महासागर ना हो तो वर्षा नहीं होगी और वर्षा नहीं होगी तो ये जितने भी महाद्वीप हैं वो एक मरुस्थल में तब्दील हो जाएंगे। ऑक्सीजन का स्रोत। ऑक्सीजन, दुनिया की आधी ऑक्सीजन महासागर का वनस्पति जगत यानी मेरीन फ्लोरा उत्पन्न करता है, इसलिए इन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। यानी जो महासागर हैं, महासागरों को कहते हैं पृथ्वी का फेफड़ा। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि 50% ऑक्सीजन यानी O2 का ये सर्जन करते हैं। यानी समुद्र में जो वनस्पति पाई जाती हैं, इसे मेरीन फ्लोरा या वनस्पति जगत, समुद्री वनस्पति जगत कहते हैं, वो दुनिया की 50% ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इस कारण इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। हालांकि अमेजन के जो जंगल हैं, अमेजन के जंगल, उन्हें भी हम धरती के फेफड़े कहते हैं, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। परंतु सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का निर्माण महासागर का वनस्पति जगत करता है, इसलिए महासागर ही पृथ्वी के फेफड़े हैं। अब मानव और महासागर के रिश्ते के बारे में समझते हैं कि मानव और महासागर का रिश्ता जो है वो बहुत ही गहरा है। सदियों से महासागरों ने व्यापार, यात्रा, तटीय संस्कृति को पोषित किया है। हमारी किंवदंतियों में यानी हमारी कहानियों में, लोक कथाओं में समुद्र देवता, दानव, समुद्री दानव और गहरे खजाने बसे हैं। यानी हमारी कहानियों में ऐसा कहते हैं कि
समुद्र जो है वो देवता है, समुद्री दानव भी हम पढ़ते हैं। साथ ही हम ये भी पढ़ते हैं, सुनते हैं कि समुद्र में जो है वो बहुत ही गहरे खजाने छुपे हुए हैं। समुद्र जो है खजानों का घर है। चलिए ये जो भारतीय नेवी का आदर्श वाक्य है इसके बारे में पढ़ते हैं। ये अपनी भारतीय नेवी का चिन्ह है। भारतीय नेवी का आदर्श वाक्य है सम नो वरुण, यानी हे वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हो। ये महासागर और जल के वैदिक देवता वरुण की स्तुति है, जो हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जल निर्भरता को दर्शाता है। यानी इंडियन नेवी ने महासागर को सम्मान देने के लिए सम नो वरुण, यानी हे वरुण देवता आप हमारे लिए कल्याणकारी हो, अपना आदर्श वाक्य रखा है। तो ये था हमारा अध्याय 2, महासागर और महाद्वीप। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें। कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो हमेशा आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।